नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को किया जाएगा। इसके बाद पुरानी संसद संभवतः एक संग्रहालय के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आई है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नई संसद और पुरानी संसद की कुछ रोचक जानकारी दूंगा। देखिए, पुरानी संसद का जो नींव है ये 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और इसका जो उद्घाटन है वो 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। उस समय इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था और जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के बाद इसे संसद भवन के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद क्या होता है, देखिए संसद का जो डिजाइन है, संसद का डिजाइन दो अंग्रेज आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हर्वर्ड बेकर के द्वारा कराया गया था। होता यह है कि जिस समय कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद दिल्ली में एक नया शहर बनाने की व्यवस्था हुई। इसे नई दिल्ली के रूप से डिजाइन किया जाना था और इस नई दिल्ली का डिजाइन ही इन दो अंग्रेज जो आर्किटेक्ट हैं यानी कि एडविन लुटियन और हर्वर्ड बेकर के द्वारा कराया गया। उसी समय राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट का डिजाइन भी इन्हीं आर्किटेक्ट के द्वारा किया गया था। इस बिल्डिंग का जो स्थान है ये रायसीना हिल है। आपने सभी ने सुना होगा कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पे स्थित है, तो रायसीना हिल पे। रायसीना हिल के बगल में ही संसद भवन है। संसद भवन का जो डिजाइन है ये 64 योगिनी मंदिर के समान है। इस मंदिर के समान ही संसद का डिजाइन इन दोनों आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है। हालांकि अगर मैं संसद के डिजाइन की बात करूं तो संसद के डिजाइन में लगभग भारत की सभी आर्किटेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। संसद में जो केंद्रीय कक्ष है, केंद्रीय कक्ष के ऊपर एक विशाल गुंबद बनाया गया है। इस गुंबद का जो आकार है वो लगभग 98 फुट व्यास है। अब गुंबद की बात अगर हम करेंगे तो गुंबद एक मुस्लिम आर्किटेक्ट के तहत है। देखिए, वैसे तो मैं बता दूं गुंबद का जो डिजाइन है सबसे पहले रोम से शुरू हुआ था। भारत में भी गुप्त काल में गुंबद बनाए जाते थे, लेकिन गुंबदों का जो वर्तमान डिजाइन है, आपने देखा होगा कि मस्जिदों के ऊपर गुंबद बनाए जाते हैं, ये मुस्लिम आर्किटेक्ट है। तो इस बिल्डिंग में मुस्लिम, हिंदू और इसके अलावा अंग्रेजी आर्किटेक्ट का भी इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया आर्किटेक्ट को गोथिक कला कहा जाता है। इस संसद भवन की अगर हम बात करेंगे तो संसद भवन के प्रथम तल पर जो बरामदा है उसके चारों तरफ लगभग 144 पिलर हैं। इन 144 पिलर की जो संभवतः ऊंचाई है वो 28 फीट है। इसके मध्य में यानी कि संसद भवन के मध्य में एक केंद्रीय कक्ष है। केंद्रीय कक्ष को बाद में जब वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो केंद्रीय कक्ष को संविधान सभा कक्ष के नाम से संबोधित किया गया था और इसी संविधान सभा में भारत का संविधान निर्माण, इसी संविधान सभा के कक्ष में भारत का संविधान के निर्माण से संबंधित चर्चा भी हुई है और इसी संविधान सभा के कक्ष में भारत को सत्ता स्थानांतरित भी की गई थी। अब अगर मैं बात करूं केंद्रीय कक्ष के प्रांगण के बाहर 3 कक्ष और हैं। ये अर्धवर्ताकार हैं जिनमें लोकसभा, राज्यसभा और पूर्ववर्ती प्रिंस चैम्बर्स हैं, जिसे बाद में प्राचीन ग्रंथालय के नाम से जाना जाता है। तो ये लोकसभा का डिजाइन है। अब सबसे बड़ी बात है कि पुरानी लोकसभा को अब वर्तमान में क्यों इस्तेमाल आगे नहीं किया जाएगा। इसका कारण ये है कि वर्ष 2001 में भारतीय संविधान में 84वां संविधान संशोधन किया गया। 84वें संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया था कि वर्ष 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें यथावत रहेंगी और इसके बाद 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी की जा सकती है। देखिए, जिस समय भारत का संविधान बना था तो संविधान में कहा गया था कि प्रत्येक 10 साल बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और परिसीमन आयोग के गठन होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। और इसके बाद जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में लोकसभा में 500 सीट थी। बाद में इन्हें बढ़ाकर 7वें संविधान संशोधन से 525 और 31वें संविधान संशोधन से इसे 545 तथा गोवा पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा अधिकतम सीट 552 कर दी गई थी। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा
दो एंग्लो इंडियन को हटाने के बाद अधिकतम सीट लोकसभा की 550 हैं। अर्थात वर्तमान में जो संसद भवन है उसमें 552 सदस्य मैक्सिमम बैठ सकते हैं। लेकिन 2024 के बाद जैसे ही जनगणना होगी और जनगणना होने के बाद जब चूंकि सांसदों की संख्या में इजाफा होगा तो वर्तमान संसद में सांसदों को बैठाने के लिए स्थान पर्याप्त नहीं रहेगा। इस कारण से वर्तमान संसद का डिजाइन अभी तैयार किया गया है। इस जो नई संसद है जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, इस संसद का डिजाइन HCP आर्किटेक्ट, गुजरात के ये आर्किटेक्ट हैं HCP, इसके द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है और ये एक त्रिभुजानुकार है। अब त्रिभुजानुकार बिल्डिंग बनाने का मतलब क्या है? देखिए, वास्तुकार, भारत में वास्तुकार को भी एक विज्ञान के रूप में माना जाता है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग जो त्रिभुजाकार कक्ष होते हैं इसे इष्टतम स्थान माना जाता है, जिसके कारण इस डिजाइन का इस बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो त्रिभुजानुकार क्रम में बनाया गया है। वर्तमान जो संसद है, इस संसद में लोकसभा के 888 सदस्य बैठ सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 384 सदस्य को बैठाया जा सकता है। साथ ही साथ जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो संयुक्त अधिवेशन में भी 1272 सदस्य एक साथ बैठाए जाने की व्यवस्था इस संसद में की गई है। यानी कि पुरानी संसद की जो सीट हैं वे कम है और वर्तमान जो संसद है इसको भविष्य के अनुसार मैक्सिमम तक किया गया है। यानी कि भविष्य में जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी होगी तो वर्तमान संसद जो बनाई गई है उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है कि उसमें स्थानों की संख्या कम नहीं होगी। अब जो ये नई संसद है इसका डिजाइन टाटा कंपनी के द्वारा कराया गया है और अगर मैं इसकी बात करूं, इसके निर्माण पे विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लगभग 1200 करोड़ रुपए इसके निर्माण में खर्च हुए हैं। इस बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो अभी मैंने आपको बताया है कि ये त्रिभुजानुकार है। इस बिल्डिंग में 4 मंजिल हैं और इसमें 6 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष और सांसदों के लिए अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। साथ ही विभिन्न सांसदों के बैठने की व्यवस्था के लिए डिजिटल मतलब पेपरलेस संसद बनाई गई है। कहने का मतलब है कोई भी पेपर का इस्तेमाल अब संसद में नहीं किया जाएगा। विश्व की सबसे हाईटेक संसदों में से एक संसद होगी और इसमें क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक अलग सचिवालय होगा। विभिन्न मंत्रियों के बैठने के लिए कक्ष बनाए गए हैं। इस जो बिल्डिंग है, लगभग इस बिल्डिंग में 120 कार्यालय होंगे, जिसमें संसद की विभिन्न समितियों के कार्यालय और संसद के जो सांसद हैं और इसके अलावा जो लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय हैं उनके लिए अलग अलग स्थान इसमें बनाया गया है। इसकी स्थान की अगर मैं बात करूं, देखिए पुरानी संसद का जो आकार है वो लगभग 6 एकड़ में बना है, जबकि वर्तमान जो संसद है ये 64,500 वर्ग मीटर में बनी हुई है। देखिए, भारत में जब प्राचीन समय में राजा गद्दी पर बैठता था तो राजा गद्दी पर बैठने के बाद चूंकि राजा सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता था तो उसे गद्दी पर बैठने के बाद ये घमंड हो जाता था कि वो चूंकि राजा बन चुका है तो उसे कोई भी दंडित नहीं कर सकता। लेकिन प्राचीन परंपरा के अनुसार राजा के पास एक महंत खड़ा होता था जो एक प्राचीन प्लास का एक पतला सा डंडा लेकर खड़ा होता था। वो 3 बार राजा को डंडे से प्रहार करता और बोलता कि राजा को भी दंडित किया जा सकता है। इसी डंडे को बाद में राजदंड का नाम दिया गया। तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद सत्ता हस्तांतरण की बात हुई, तो किस प्रकार सत्ता हस्तांतरित की जाए और सत्ता हस्तांतरण में किस प्रतीक का इस्तेमाल किया जाए, जब ये चर्चा चल रही थी तो सी राजगोपालाचार्य ने इसके विषय में बताया कि प्राचीन समय में चोल शासकों के द्वारा जब सत्ता हस्तांतरित की जाती थी तो राजदंड प्रदान किया जाता था। इसके विषय में जब जवाहरलाल नेहरू को पता चला तो उन्होंने इसकी जानकारी जुटाने के लिए कहा। तब सी राजगोपालाचारी दक्षिण पहुंचे। दक्षिण भारत में शैव धर्म का एक मठ था जिसका नाम था थिरुवादुथराई। इसी थिरुवादुथराई की लगभग 50 शाखाएं तमिलनाडु में थी और ये मठ लगभग 500 वर्ष पुराना था। इसके एक महंत से सी राजगोपालाचार्य मिलते हैं और सी राजगोपालाचार्य उनसे इस बात को रखते हैं कि भारत में सत्ता स्थानांतरित की जानी है और हमें एक राजदंड बनवाना है। तो थिरुवादु संप्रदाय के महंत ने एक चेट्टी समुदाय के सुनार के माध्यम से एक राजदंड तैयार कराया और इसी राजदंड को उस समय संगोल कहा गया, क्योंकि जिस समय चोल
शासन जब चेंज होता था तो चोल शासक भी राजदंड प्रदान, चोल शासक का पुराना शासक नए शासक को एक राजदंड प्रदान करता था और इस राजदंड को संगोल कहा गया है। अब ये बात उठती है कि संगोल है क्या? तो संगोल एक राजदंड है जो सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है। तो ये इस तरीके से जब भारत में आज़ाद हुआ तो माउंटबेटन के द्वारा ये तमिलनाडु से बनाया गया राजदंड माउंटबेटन को सौंपा गया। माउंटबेटन ने ये जवाहरलाल नेहरू को सौंपा और इस तरीके से सत्ता भारत में स्थानांतरित हुई। अब संगोल वर्तमान में चर्चाओं में है। संगोल जो है तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आर्थिक संपन्नता। अब ये संगोल शंकु शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है शंख। प्राचीन भारत में और वर्तमान में भी मंदिरों में शंख का इस्तेमाल किया जाता है। संगोल भी एक लंबी सी छड़ है और इस छड़ के ऊपर नंदी विराजमान हैं जो भारत में शांति, शक्ति और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। तो वर्तमान में भारत सरकार भी एक संगोल का निर्माण करा रही है और इसी संगोल के माध्यम से जब नई संसद का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा तो उन्हें भी एक संगोल सत्ता हस्तांतरित के रूप में दिया जाएगा और ये संगोल बाद में लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके बगल में लगाया जाएगा। कारण यह है कि इस संगोल को किसी संग्रहालय में रखना अपवित्र माना जाता है, तो इसे संग्रहालय से निकालकर संसद में स्थापित वर्तमान में किया जाएगा। तो ये मेरी आज की संसद की जानकारी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।